थोड़े थोड़े लेक्चर कर। सबको आवाज आ रही है? जो ऑनलाइन वाले उनको आवाज आ रही है? ठीक है। आप मैडम मैं आईबी से हूँ, एज ए सब इंस्पेक्टर सर। कहाँ पे? आईबी में कहाँ पे सर्च करें? ट्रिपल कॉलेज रोड में मराठी लाहौर। आईबी की पोस्टिंग यही है लाहौर में? लाहौर शुरू से यहीं पे? जी। खुद कहाँ से? लाहौर। लाहौर से। आप? मैं भी मैम पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर। कहाँ पे? लाहौर। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है? एमएससी एचआर। कहाँ से? लाहौर से, ग्लोबल इंस्टीट्यूट से। कहाँ से? ग्लोबल इंस्टीट्यूट से। ठीक है। तैयारी शेरी है कोई, मतलब पहले लिखा हुआ है? पहले एक अटेम्प्ट दी थी। कौन सी? 2019 मिनिस्ट्रियल? यस। ओके। अभी पोस्टिंग कहाँ पे है? लाहौर में। लाहौर में कौन से पुलिस स्टेशन? हमारे ये फील्ड वर्क है हमारा, डिफरेंट पुलिस स्टेशन होते हैं हमारे पास। किस तरह से? जैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है उसके पास डिफरेंट सर्कल्स होते हैं। आई विल टेल यू लेटर अबाउट दैट, डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट ऑन पब्लिक प्लेस। ओके। ये आई नो कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बताएं। एसएम डिपार्टमेंट है, साइंस मास्टर डीजी ऑफिस में? ठीक है। तो ऑनलाइन वाले हैं, उनकी अपनी क्वालिफिकेशन भी बता दें। बस एमएससी केमिस्ट्री। कहाँ से? जी से करते आपकी? हम पर बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा बेली बोलता। बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है। आपकी? मेरी बीएससी इंजीनियरिंग है फ्रॉम यूटी का। ओके। आप? इंटरनेशनल रिलेशंस एंड लॉ। पीयू से? आईआर? मैडम मैंने बीएससी किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है। कहाँ से? सुपीरियर से। ठीक है। दैट्स व्हाई इंग्लिश का प्रॉब्लम है हमारा। कोई बात नहीं। क्वालिफिकेशन सबकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। कोई बात नहीं। इंग्लिश हमारी अपनी लैंग्वेज तो है नहीं, एक फॉरेन लैंग्वेज है हमारे लिए। जो सब्जेक्ट होते हैं साइंस सब्जेक्ट या जो इंजीनियरिंग है उससे इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट उतना नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। रिपोर्ट राइटिंग वगैरह इस तरह का कुछ होगा एक आधा। करते हैं हम। ठीक है। अच्छा, जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी काइंडली बता दें। मिस्टर जमाल अहमद, आपकी जॉब का मुझे थोड़ा सा आइडिया हो। दूसरा ये कि आप लोग मैनेज कर सकेंगे अपना टाइम लिखने के लिए, क्योंकि आपने लिखना है। टाइम वैसे इतना ज्यादा नहीं लेंगे, पीपीएससी वाले जल्दी आपके पेपर कंडक्ट हो जाएंगे। जमाल अहमद आप बताइएगा, मैसेज कर दें आप 1 by 1। अफजाल अहमद, नदीम हुंजा। I am Sub Inspector from Multan Police. I did LLM from University of Lahore. नहीं, मुझे पानी का एक गिलास देना। ऑनलाइन वाले आपको आवाज आ रही है? कोई बंदा मुझे मैसेज का जवाब दे दे, मुझे आइडिया तो हो। जी आवाज आपकी आ रही है, हमारी आ रही कि नहीं आ रही? टाइप आवाज आ रही है मैम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको ऐसे के बारे में क्या पता है कि ऐसे क्या होता है? ऐसे चाहे 25 मार्क्स का हो, छोटा हो, शॉर्ट ऐसे हो, फुल लेंथ ऐसे हो, 3000 वर्ड्स का हो, 1500 वर्ड्स का हो, वो तकरीबन सेम होता है। उसके इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं। ठीक है। मुझे ये बताइए कि आप ऐसे के बारे में क्या जानते हैं? ऐसे के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? टॉपिक को एक्सप्लोर करना, उसके नीचे एंडरसन से प्रोडक्शन आता है। टॉपिक एक्सप्लोर करना। क्या आपको नहीं लगता कि आपका जो कोई क्वेश्चन होता है उसमें भी आप टॉपिक ही एक्सप्लोर कर रहे होते हैं? ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ये कोई समरी नहीं होती। हम कवर करते हैं एवरी एस्पेक्ट। ठीक है। क्या आप एवरी एस्पेक्ट कवर कर सकते हैं किसी चीज का? नहीं, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है। ये स्पेसिफिक वी गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू। पूरी पॉइंट हम करते हैं। डिटेल से मुराद है कि उसके अंदर रहते हुए। ठीक है।
जो चीज एग्जामिनर ने पूछी उसी को हमने एक्सप्लेन करना और उतना ही करना जितना वेटेज उसने कहा है। रेलिवेंट करते हुए, ठीक है। और ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक आपकी अटेम्प्ट है। और मैम कोहेरेंस होनी चाहिए कोहेरेंस होनी चाहिए पैराग्राफ में। पैराग्राफ क्या होता है? शॉर्ट ऐसे ही होता है, मिनी ऐसे कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, पैराग्राफ में मल्टीपल लाइन दिया, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं। contained multiple lines, collection of sentences, ठीक है, about any aspect. कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सही है। और एक ये बेसिकली एक टॉपिक सेंटेंस होता है जिसे हमने फर्दर एक्सप्लेन करना होता है। जो आपका पैराग्राफ है, जो ठीक है। पैराग्राफ हम उसका सही है। आप बताएं। ऐसे का मुझे लगता है कंक्लूजन भी होना जरूरी है। वो तो चले ऐसे के पार्ट्स हैं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है ऐसे के बारे में। व्हाट इज ऐसे? थीसिस स्टेटमेंट इसका एक पार्ट होता है। पार्ट्स ऑफ ऐसे, अगर आपको इतनी जल्दी है तो मैं बता देती हूँ ऐसे के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। आप इस हिसाब से लेकर चलना। मैं आपको लेके चलूंगी बिल्कुल रॉ से, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है। ठीक है, अच्छा मैम सर कह रहे थे कि मार्च के बाद पेपर होंगे। पीएमएस के बाद पीएमएस के भी जनवरी में पेपर है, उसके बाद सीएसएस के पेपर हैं, देन आपके पेपर होंगे। और आपका जो रमजान मार्च में आ जाना तो फर्क नहीं पड़ता वैसे इस चीज पे, पेपर तो उन्होंने ले ही लेने हैं। अच्छा, आपके ख्याल में ये एक टॉपिक एक्सप्लोरेशन है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक जिसको रेलिवेंट होना जरूरी है। आप अटेम्प्ट करते हैं टू डिस्कस समथिंग ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, उसके अंदर कोहेरेंस होती है और उसके अंदर एक पैराग्राफ राइटिंग होती है। सिर्फ एक मिनट दीजिए। आपसे ऐसे लिखवाया क्यों जाता है? ऐसे का पेपर किस लिए होता है? To check your communication skills in English. कम्युनिकेशन स्किल्स में जरूरी नहीं है कि आपका ऐसे हो। ओपिनियन किसी टॉपिक पे ओपिनियन। अच्छा, ऐसे जो है वो एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग होता है जो लिखने वाले की ओपिनियन होती है, और वो लिखता किस लिए है, उसका पर्पस क्या होता है? परसुएड करना, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना, अगले बंदे को उस बात पे एग्री करना। ठीक है, आपका स्टांस है एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग जिसमें लिखने वाले की ओपिनियन है और उसने अपनी उस ओपिनियन को जस्टिफाई करना है, दैट आई एम राइट। सही है। अब ओपिनियन जस्टिफाई कैसे होती है उसकी? लॉजिक सब देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, उसके अंदर उसको लॉजिकल होना जरूरी है। एग्जांपल अब इसके अंदर ये चीजें आएंगी, उसका लॉजिकल होना, उसका रेलिवेंट होना, बैक्ड बाय एविडेंस। अब एविडेंस के अंदर क्या चीजें आ सकती हैं? रियल लाइफ केस स्टडी आपकी एग्जांपल्स, आपकी केस स्टडीज, रिसर्च, आपके रिसर्च पेपर्स का रेफरेंस रिपोर्ट्स और आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, आपके जितने सर्वेज हो रहे हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल या रीजनल लेवल पे, वो सारी चीजें आप एविडेंशियल बैकिंग के लिए यूज करेंगे। रेलिवेंट होना उसका जरूरी है और उसका कोहेरेंट होना जरूरी है। सही है। लॉजिकल किस लिए? क्योंकि आपने परसुएड करना है। आप एक पीस ऑफ राइटिंग लिख रहे हैं, आप उसमें लॉजिकल इस वजह से होंगे क्योंकि आपने डायरेक्टली हिट करना है, टारगेट करना है, परसुएड करना है अपने जिस बंदे के लिए आप लिख रहे हैं, जिस पेपर के लिए लिख रहे हैं, अपने एग्जामिनर को आपने बताना है
आप लॉजिकल हैं, आप रैशनल हैं, आपको इस चीज के बारे में नॉलेज है, आप डायरेक्टली वही लिख रहे हैं जो आपसे पूछा गया है और आपको उसकी फुल बैकिंग का पता है, आपको उसकी हिस्ट्री का पता है, आपको ये पता है कि उसके ऊपर करंटली क्या हो रहा है और आपको ये भी पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और उससे रिलेटेड आपकी एक ओपिनियन है। और वो ओपिनियन किस वजह से बिल्ड हुई होगी? क्योंकि आप नॉलेज रखते हैं, क्योंकि आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपको उसके लिटरेचर का पता है। सही है? लिटरेचर का मतलब इंग्लिश या उर्दू लिटरेचर नहीं है। लिटरेचर का मतलब उसके बैक एंड पे होने वाली जितनी भी कोई रिसर्च है, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू का आइडिया है ना। उसके बाद उसकी रेलिवेंस क्यों जरूरी है? पीस ऑफ राइटिंग तो सारे लोग लिख लेते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो रेलिवेंस में होती है। आपसे पूछा जाता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, आप क्या बात करते हैं? जेंडर इक्वालिटी क्या है? लेट्स सपोज Equal rights and female all are equal rights. इक्वल राइट्स, सिर्फ इक्वल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू राइट्स थे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं। आप रेलिवेंस कैसे मेंटेन करते हैं अपनी? आपने तीनों की बात की, बहुत सारे लोग सिर्फ मेल फीमेल की बात करते हैं, इस चीज से भी रेलिवेंट नहीं होते हम, ठीक है। जब तीनों जेंडर्स की बात करेंगे तो वो जेंडर इक्वालिटी होगी। जेंडर इक्वालिटी में आप इक्वल राइट्स की भी बात करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज की भी बात करेंगे, इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज की भी बात करेंगे। सही है? उसके बाद आप बात करते हैं कि बैक्ड बाय एविडेंस। अब एविडेंस की बैकिंग, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, आपके पास कुछ सर्वेज आते हैं, आपके पास लिटरेचर कुछ होता है, स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज की पब्लिकेशंस होती हैं, कुछ जो इंस्टीट्यूट होते हैं, आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाली चीजें होती हैं, आपके फीचर्स, कॉलम्स, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स होते हैं, आपकी बुक्स होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आपके हिस्टोरियंस हैं, आपके ऑथर्स हैं, वो किसी चीज के बारे में, आपके ज्यूरिस्ट हैं, आपके टेक्नोक्रेट्स हैं, वो कोई बात करते हैं, वो सारी चीजें एविडेंस होती हैं। किस वजह से होती हैं? क्योंकि वो पर्टिकुलर नॉलेज रखते हैं उन चीजों को। अगर आप बात करते हैं अपने रिसर्च पेपर्स की या आप अपने सर्वेज की बात करते हैं, तो उसके बैक एंड पे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स होते हैं। आप सब अगर गांव से हैं तो आपको आइडिया होगा कि हमें हर साल पता होता है कि इस साल इतनी गंदम प्रोड्यूस हुई है, पता होता है। कैसे पता होता है उस चीज का? रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, गवर्नमेंट जो है वो रिपोर्ट बनती कैसे? आपको कैसे पता कि रिपोर्ट्स ठीक है? गवर्नमेंट के जो कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं, ये सर्वे होता है बाकायदा, और टीमें वर्क करती हैं, डेटा कलेक्ट करती हैं। पर्टिकुलरली हमारे पास क्रॉप रिपोर्टर्स हैं जो क्रॉप रिपोर्टिंग करते हैं, स्टैटिस्टिकल सर्वेस करते हैं, जो सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं और वो हर डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। क्रॉप रिपोर्टिंग एक प्रॉपर डिपार्टमेंट, वो विंग है आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। वो रिपोर्ट करते हैं कितनी क्रॉप प्रोडक्शन है पर एकड़, आपकी यील्ड क्या है, कौन सा सीड जो है वो किस ईयर में कौन सा सीड यूज किया गया और उसकी यील्ड पर एकड़ कितनी थी। अगर लॉकस्ट अटैक हुआ है तो वो उसकी वजह से आपका नुकसान कितना हुआ है वो ये बात बताते हैं। आपके पास टास्को के पास, फूड डिपार्टमेंट के पास कितनी गंदम पड़ी है जो हमारी जो पॉपुलेशन है या हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए जरूरी है, या कितनी गंदम जो हमने इंपोर्ट करनी है। डेफिनेटली हमारी पॉलिसीज तो डिफरेंट होती हैं, लेकिन आपके स्टैटिस्टिकल सर्वेज इन सब चीजों के ऊपर काम करते हैं और वो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं जो हर साल गिरदावर के साथ मिलके ये सारे काम करते हैं। गिरदावर का पता है? पटवारी से एक दर्जा ऊपर होता है गिरदावर। समझ आइए? नेक्स्ट अगर आप बात करें कोहेरेंस कैसे जरूरी है, कोहेरेंस क्या है? हर पैराग्राफ को लिंक करना, सिर्फ पैराग्राफ को, ऐसे को भी उस चीज से, और अपने हर सेंटेंस को लिंक करना।
हर सेंटेंस का स्मूथ होना और उसका लिंक होना बहुत जरूरी है, सही है। ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं आपके ऐसे के लिए। आपका कोहेरेंस कैसे आती है आपके टॉपिक लिखने में? आपका कोई कंटिन्यूटी जो है वो होनी चाहिए Continuity। पिछले पैरे के साथ आपकी कंटिन्यूटी हो। कंटिन्यूटी तो कोई भी बंदा किसी भी रेलेवेंट कंटिन्यूटी पिछले वाले को आप फॉलो कर रहे हो। जिस तरह से आप कहते हैं ना कि एक स्ट्रीम है, एक नदी है, बहती हुई जा रही है, कोई हर्डल नहीं है उसके रास्ते में, उसी तरह से आप एक पैराग्राफ लिखने बैठो, पहला सेंटेंस लिखो और एंड तक आपको पता हो कि आपने क्या लिखना है, आपको सोचना ना पड़े, आपके माइंड में आइडिया हो और आप उसको पेपर पे उतार लो। ये चीज आती है प्रैक्टिस से। पहले दिन हो सकता है कि आप एक पैराग्राफ से ज्यादा ना लिख पाओ, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे जिस वक्त आपके पेपर्स होंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं। अकेडमिक्स का पर्पस इसलिए होता है, खासतौर पे वो लोग जो काम कर रहे होते हैं। मैं खुद जॉब कर रही हूँ, मुझे आइडिया है दिन हमें किस तरह से किन किन चीजों को देखना पड़ता है। हमारी जो अपनी रैशनैलिटी है या इंटेलिजेंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है जो पेपर्स के लिए जरूरी है वो आहिस्ता आहिस्ता काम होता जाता है अगर आप उसके अंदर ऐड ऑन नहीं करते। आप लोग जो टीचर्स हैं, अगर आप कंटिन्यूअसली खुद को पॉलिश नहीं करते तो एक टाइम आता है आपकी जो नॉलेज है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आने लगती है। आपको सिर्फ उन चीजों का याद रहता है जो आप पढ़ा रहे होते हैं या पता चलता है, उससे बाहर आपको किसी सब्जेक्ट का कुछ पता नहीं होता। ऐसा ही है, आप सबको अपने अपने डिपार्टमेंट्स की चीजें पता होंगी, लेकिन दूसरी चीजें हो सकता है बिल्कुल पता ना हो। न्यूज़पेपर हम पढ़ना छोड़ देते हैं, खास तौर पे जो प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाते हैं। मैम आपने अपना इंट्रो ही करवाया है। मेरा नाम फायजा अनवर है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, आजकल यहीं पे सर्व कर रही हूँ सेक्रेटेरिएट में, एग्रीकल्चर की को लेके मैं हैरान इस वजह से हुई हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर इतने विंग्स हैं। कितने विंग्स बहुत ज्यादा है, उसके अंदर मार्केटिंग अलग है, रिसर्च अलग है, वाटर मैनेजमेंट अलग है, एडमिन अलग है। मैं एडमिन हूँ हमें आपसे पता चलता है। और एडमिन के अंदर भी आपके 8 to 10 डिफरेंट सेक्शंस हैं और उन सेक्शंस के अंदर उनके सेपरेट सब विंग्स हैं। फ्लोरिकल्चर अलग है आपका, हॉर्टिकल्चर अलग है, आपके इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सेपरेट है, क्रॉप रिपोर्टिंग, सॉइल सर्वे, उसके बाद आपका फील्ड विंग, उसके बाद आपका पेस्ट वार्निंग, ये सारी चीजें, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, वाटर मैनेजमेंट। एक मेल एंड मिलेट का उसमें चला गया था असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हमारा। हाँ जी, वो साइबर पोस्ट रिसर्च। अच्छा, ऐसे के कंपोनेंट्स या पार्ट्स कौन से होते हैं? इंट्रोडक्शन, आपका किसी स्टेटमेंट अभी किसी ने बोला ऑनलाइन में, 1 by 1 जंप नहीं करना चीजों पे। आपका किसी स्टेटमेंट सबसे पहली चीज इंट्रो ही है। तीसरी स्टेटमेंट इंट्रो नहीं होता। तीसरी स्टेटमेंट का मतलब आपका स्टांस है, इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ? मिथ है या नहीं? आपका क्या स्टांस है? मिथ है। उसके बैक एंड पे आप क्या बताएंगे? इधर यू डिनाई आर एग्री, बिल्कुल ठीक है। आपका स्टांस, योर सेल्फ स्टांस, आप किसी चीज से एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे? एग्री करने के लिए आपके पास कोई एविडेंशियल बैकिंग है या नहीं? डिसएग्री करने के लिए है या नहीं? डिसएग्री कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे? आप बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में जाते हैं, आपके एक एक पैराग्राफ की इंपॉर्टेंस होती है। उस पैराग्राफ में आपने अपनी हर चीज बतानी है। उसमें आपने ये बताना है कि आपने किस लॉ की बेस पे ये डिसीजन किया, उसके बैक एंड पे कोई आपके पास प्रेसिडेंट है या नहीं है, अगर आप किसी को फेवर दिया है तो किस बेस पे दी है, अगर आपने किसी जगह पे कोई डिमार्केशन करनी है रेवेन्यू लॉज में तो वो किस तरह से करनी है और किस बेस पे करनी है और उसकी बैकिंग किस तरह से है। आपके एसेज और प्रेसेस बेसिकली इस वजह से टेस्ट किए जाते हैं। तीसरी स्टेटमेंट, योर सेल्फ स्टांस,
जिसके अंदर आप बैकिंग करते हैं कि आप किसी टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं और उसके बारे में क्या लिखेंगे। उसके बाद आपकी आउटलाइन है। स्टेटमेंट मैम एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस नहीं होता, आपके 2 3 4 सेंटेंस हो सकते हैं। बट मैम जहाँ पर स्टांस नहीं जो सीधी सीधी बात कर रहे हैं आप बोल रहे हैं इसके ऊपर, उसके अंदर भी आप ये बता देंगे कि आप उसके अंदर कॉज इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, या आप उसके अंदर एविडेंशियल बैकिंग देने जा रहे हैं, या आप उसके अंदर क्या लिखने जा रहे हैं। आपने रिसर्च की है किसी ने? रिसर्च के अंदर एक आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, प्रील्यूड होता है आपका, जो थीसिस का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, या आपका जो रिसर्च पेपर होता है उसका एक एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर ये मेंशन होता है कि यहाँ पर हमने ये किया है, या ये करने जा रहे हैं, या इसके अंदर ये चीजें आ सकती हैं। इसके अंदर हम ये मेंशन करेंगे। अगर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है तो आप ये बताएंगे कि ये कॉजेस हैं, उनके ये इफेक्ट्स हैं। आपने बताया कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, रीजन क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी हो रही है, राइट्स भी मिल रहे हैं, पॉलिसीज डिस्कस भी हो रही हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, क्या हो रहा है? स्टिल इनइक्वालिटी क्यों है? क्या रीजन है? रीजन ये है कि वो सारी चीजें सिर्फ डायरीज पे, कॉपीज पे हो रही हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन सिर्फ असेंबली में हो रही है। कुछ जगहों पे राइट्स मिलना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन जिस वक्त तक आपकी पैट्रियार्की आपकी थिंकिंग में रहेगी, जिस वक्त तक आपके अंदर ये अवेयरनेस नहीं आएगी कि चीजें चेंज हो सकती हैं, उस वक्त तक आपकी चीजें कभी चेंज नहीं होंगी। आपके घर पे पैदा होने वाली दूसरी बेटी को हमेशा बर्डन समझा जाएगा। आप हमेशा प्रॉपर्टी राइट्स नहीं देंगे उन्हें। आप यही बोलेंगे कि इसको एजुकेशन राइट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने अगले घर जाना है। सही है? मैम इसमें यही ऐड करना चाहता था मैं कि आपका हमारा पर्टिकुलरली यहाँ की बात कर रहा हूँ, रिलीजन एंड कल्चर हमारा बहुत इम्पैक्ट करता है वुमन को लेके, बिल्कुल ऐसे ही है। को लेके, और ये करता रहेगा। हाँ जी। जैसे मतलब हमारी रूट्स में हम अगर बात करें कि रिलीजन हमारा जो है वो इम्पैक्ट करता है, अब आई डोंट नो ये वाला काफ है या लाइक ये मैं दूसरा लुक दे रहा हूँ। लाइक आपके रिलीजन में कोई जबर नहीं है, बहुत इजी रिलीजन है। रिलीजन के अंदर आपको हर चीज बहुत सिंपल वे में बताई गई है। प्रॉपर्टी राइट्स कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आपको नहीं देने। अगर हजरत खदीजा एक अच्छा बड़ा बिजनेस चला सकती है, आज की फीमेल क्यों नहीं चला सकती? मेरा ख्याल है दूसरा काफी है। क्यों नहीं चला सकती? मैम 2:1 की रेशो प्रिस्क्राइब्ड है, 2 वुमन हो, 2 बहनें हो तो 1 भाई के इक्वल, और शहादत में भी ये इनको ऐसे ही है। किस हमें ये वजह से? लगता है कि उनको सुपीरियर नहीं करार दिया था। मैन को इस्लाम के अंदर सुपीरियरिटी दी गई है इन रिटर्न। एक बात, उनकी 2 की शहादत जहाँ पे होती है औरत की, वहाँ 1 मर्द की दी जाती है। ठीक है। खावंद को सुपीरियरिटी दी गई है औरत के ऊपर, ठीक है। रिटर्न है इस्लाम में। तीसरी बात ये है कि 2 वुमन को जितना हिस्सा मिलेगा उतना 1 मैन को मिलेगा। आपको बहुत सी और चीजें ये बताती हैं कि मैन को सुपीरियरिटी अल्लाह ताला ने दी गई है। अल्लाह पाक ने मेल को, बिल्कुल। आपकी बात खत्म होगी या और आपने कुछ ऐड करना है? आप कर लें। यही चीजें मैं कह रहा था कि ये साबित करती है, उसको ताकतवर भी बनाया है कि वो ये काम अच्छे से कर सकता है, संभाल सकता है, उसको किसी वजह से सुपीरियरिटी दी गई। ये एविडेंशियल है, मल्टीपल। मैं ये कहना चाहता हूँ। सही है। आगे पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? फीमेल्स कितनी है? 51% है। एक चीज ये है, 51% फीमेल्स हैं। पहले फीमेल रेशियो क्या होती थी? पहले तो अरब जब बैदविन इरा था उस वक्त कितनी होती थी? कम थी। जिंदा दफनाते थे, कम थी। ये क्या है? इज्तिहाद, ये कोई इस्लामिक टर्म है, कोई सोर्सेज ऑफ इस्लाम में है। इस्लाम अपने इस्लाम की जो सोर्सेज है उसमें है। अच्छा, अब आपकी बात बताऊं, इस चीज से मैं बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं करूंगी कि मेल जो है वो सुपीरियर है।
अल्लाह ताला ने उसे राया का सरबराह बनाया है, वो घर का सरबराह है। अल्लाह ताला ने फिजिकली उसे स्ट्रांग बनाया है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला ने उसे दो हिस्से दिए हैं, फीमेल को एक दिया है, लेकिन एक दिया ना, जी जी आप उसे दिया जाना चाहिए, दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? कहाँ आपका कल्चर आ जाता है? इसमें हमारी अपनी घर का जो थोड़ा वो खुद से डिमांड भी तो नहीं करते ना, एक ट्रेंड बन चुका है और बहनों ने भाइयों को खुश करना है, वो उनसे माफी भी नहीं करनी। जिस वक्त वो डिमांड करती है उस वक्त आपकी दुश्मनी लग जाती है। उसमें इक्वली वुमेन का भी मैम किरदार है, ये प्रैक्टिकली चीजें प्रूवन है। बहुत सारी जगहों पे वो खुद दे देती है हिस्सा, वेल एंड गुड। जहाँ पे वो नहीं देती वहां पे आप उन्हें दुश्मन समझते हैं, है या नहीं? अब जहाँ पे बात आती है, आप ये कह रहे हैं कि जो मेल है वो घर का सरबराह है। अगर वो घर का सरबराह है, फीमेल ने घर पे रहना है, अपब्रिंगिंग करनी है, बच्चों की उनका नर्चर करना है, खाना वाना बनाना है, सारी चीजें करनी है। वाई अगेन देन डोमेस्टिक वायलेंस? क्या इसकी इजाजत भी इस्लाम ने दी है? इस्लाम उस सूरत में कहता है अगर वो आपकी बात ना माने और सरकशी पे उतर आए तो उन्हें जुबान से समझाओ। लास्ट रेफ्यूज होता है आपका हमेशा हाथ उठाना या फिजिकल टॉर्चर। वाई मेंटल टॉर्चर? मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप इक्वालिटी ऑफ राइट्स की बात करते हैं, मैं इस चीज में बिल्कुल आपकी राय से एग्री करती हूँ। मेल के दो हिस्से हैं, फीमेल का एक है। मेल को स्ट्रांग भी बनाया गया है, लेकिन फीमेल को इमोशनली इंटेलिजेंट किस वजह से नहीं बोला गया? अपने भाई को हिस्सा दे देती है, खुद बेशक वो फिजिकली अब्यूज होती रहे अपने इन लॉज के हाथों, थोड़ी सी ज्यादा इमोशनल होती है। लेकिन यहीं पे मैं अगर आपको एग्जांपल्स दूं कुछ ऐसी कि फीमेल्स जो है उनको इमोशनली इंटेलिजेंट इस वजह से भी बोला गया क्योंकि उन्हें हमेशा से पैम्पर किया जाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर में रखा जाता है। पहले बाप, भाई, देन हस्बैंड, देन बेटा। वो बाहर नहीं निकलती, उन्होंने सोसाइटी नहीं देखी, वो मूव नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो मूव कर रही है तो उन्हें चीजों का आइडिया है। अगर वो 51% है तो इट मीन्स वो आपकी गवर्नमेंट पे बर्डन है। अगर वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी, अगर वो काम नहीं करेंगी तो वो बर्डन है। अब इसमें एक मेरी और सबमिशन है जी, जो भी हम बातें कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, जो कुछ भी हम अचीव करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका पाकिस्तान पे या कहीं ना कहीं इस्लाम पे लागू होगा। अगर आप बाहर चले जाते हो तो ये चीजें टूट जाती है। वुमन ज्यादा काम कर रही है, वुमन ज्यादा, जैसे आपने खदीजा की मिसाल दी, हाँ वुमन आर डूइंग बिजनेसेस, बिल्कुल। वुमन आर रनिंग शॉप्स, एवरीथिंग। ये सारी चीजें आपकी पाकिस्तान से बाहर निकलते टूट जाती हैं या इस्लाम से बाहर निकलते, ये एक रियलिटी है। ठीक है, जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो ये चीजें कभी नहीं मानेगा। वो कहेगा भाई वुमन ज्यादा काम कर रही है, वुमन ज्यादा अर्निंग कर रही है, वुमन बिजनेस रन कर रही है, वुमन जहाँ मर्जी घूम रही है, दिन का टाइम है चाहे रात का, हाँ। कैसी मर्जी ड्रेसिंग कर रही है। ये कहीं ना कहीं हम फंसे हुए पाकिस्तान और रिलीजन पाकिस्तान के अंदर भी कुछ रीजन्स में है, कुछ जगहों पे चीजें चेंज हो गई हैं जहाँ पे लोगों की थिंकिंग चेंज हुई है या उनकी अवेयरनेस आई है। मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जब आप बात करते हैं कि हमारा रिलीजन जो है वो हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है या लिमिटाइज करता है, तो वहां पे आप हमेशा ये बात माइंड में रखिए कि इस्लाम ने कभी जबर का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। इस्लाम हमेशा ये कहता है कि इज्तिहाद के लिए या डिस्कशन के लिए राह खुला है। जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो मिलके बैठे, जिस जगह पे डिस्प्यूट है, अगर इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है तो उसके अंदर सोर्सेज ऑफ इस्लाम में आपको इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया या उस टाइम पे ये रास्ता इसलिए रखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब चीजें चेंज होंगी, आहिस्ता आहिस्ता नई चीजें ऐड होती जाएंगी, नई इन्वेंशन आती जाएंगी, तो उस टाइम पे उस वक्त के जो स्कॉलर्स जो कि मुफ्ती बन सकते हैं, जो कि फतवा दे सकते हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि इन शराइत को पूरा करते हैं, वो बैठेंगे, वो बैठ के बात करेंगे। इत्तेहाद या इस तरह की चीजें इस वजह से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, इसलिए नहीं कि फतवा दें कि वीपीएन बंद कर दो। ठीक है, ये कोई फतवा नहीं है, मैं इसे नहीं मानती। अच्छा, आपकी आउटलाइन है, उसके बाद आउटलाइन के अंदर आप अपने सारे आर्गुमेंट्स डिस्कस करते हैं, देन इसके अंदर आपकी पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होता है, यहाँ से आपका प्रैक्टिकली ऐसे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इन दोनों चीजों में आप अभी अपने ऐसे को
क्रक्स बता रहे हो, यहाँ पे आप ये बता रहे हो इन डिटेल कि व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस, यहाँ पे आप अपना स्टांस बता रहे हो। इंट्रोडक्शन के अंदर आप अपना पूरा जो एसे है उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हो, ठीक है। आपके पास कितना नॉलेज है, आप क्या जानते हैं, फीमेल का एक हिस्सा नहीं होता, उनको भी हस्बैंड से पार्ट मिलता है इन केस दे आर मैरिड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सूरह निसा में है। यहाँ पे हम मतलब बहस नहीं कर रहे, हम एड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे को नॉलेज है हर चीजों का, हर बंदे के पास गूगल भी है। हम सिर्फ अपना जो टॉपिक है या अपना आर्ग्यूमेंट है उसको रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे से ज्यादा हो, आपके सामने केसेस ज्यादा हो सकता है आप मेरी करेक्शन करें, करेक्शन ऑलवेज वेलकम। किसी में कोई अच्छी चीज होगी मैं लाजमी सीखूंगी, मुझे इस चीज में कोई शर्म नहीं है। इंट्रोडक्शन है, इसके बाद आपकी बॉडी है ऐसे की, इसके अंदर आपकी पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, और एट द एंड आपका एक प्रॉपर कंक्लूजन है, सही है। अब सबसे पहले हम काम करेंगे अपने पैराग्राफ राइटिंग पे, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग का पर्पज ये है कि आपको लिखना आ जाए। सबसे पहले आप मुझे कोई भी टॉपिक बता दें जो इजीली आप लोग लिख सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट एंड वो मैं तो कर सकती हूँ किसी जगह नहीं रहता। मैम ये आकाश का टॉपिक, हाई ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन इज एडवर्सली अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी प्रोग्रेस, ठीक है। अब सबसे हाई ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन in population is adversely affecting our economic progress. ऑनलाइन वाले आप भी लिख लें, हायर ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन इज एडवर्सली अफेक्टिंग आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। लिखते हुए आपको एक टिप देती हूँ, साथ में बता भी देती हूँ कि आपने पैराग्राफ राइटिंग करनी किस तरह से है। आपने जब भी कोई टॉपिक देखना है उसके अंदर आपने उसके वेरिएबल्स देखने हैं, ठीक है, रेलिवेंस के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से हैं? इकोनॉमिक प्रोग्रेस और पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन यहाँ पे बात हो रही है हायर ग्रोथ की, हाई ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का। अब यहाँ पे आपका लिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा? इज एडवर्सली मतलब बैडली, नेगेटिव बैडली इम्पैक्ट कर रही है, अफेक्ट हो रहा है उसका, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमी एज अ होल है जिसके अंदर आपकी जीडीपी, जीएनपी, आपकी जितनी भी इनपुट्स आउटपुट्स हैं, आपकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। जो इंडिकेटर्स शो करते हैं कि आपकी इकोनॉमी उसका वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है और वो पॉजिटिवली बढ़ रही है या नेगेटिवली बढ़ रही है, वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स होते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? आपको कैसे पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही? करेंसी जो है उसकी वैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, पर कैपिटल इनकम भी देख सकते हैं। करेंसी अगर वैल्यू या डी वैल्यू होती है उससे आपको कैसे पता चलता है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही? पर कैपिटल इनकम देख सकते हैं। जब पीक अगर वो तो पाकिस्तान की वो टाइम से इतनी है जितनी चल रही है। अगर इन्फ्लेशन है तो इट मींस आप लोग माइनस में जा रहे हैं। इन्फ्लेशन किसी भी सूरत में हो सकती है, उसका इस चीज से लिंक नहीं है। पहले आपकी जो प्राइसेस हैं, आपकी परचेजिंग पावर है, वो किसी भी टाइम पे ज्यादा या कम हो सकती है। पहले सब पेमेंट देखा जाए। आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट है,
इसके अलावा आपका जीडीपी है। जीडीपी की ग्रोथ आपको बताती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किस लेवल पे हो रही है। आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट है, आपकी रेमिटेंसीज है, ठीक है, जो आपको बताती है कि कंट्री के अंदर पैसा इनफ्लो है या आउटफ्लो है, आपका डेफिसिट है या आपका सरप्लस है बजट का। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी जैसे चाइना है, चाइना में तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है क्योंकि वो दुनिया की पहली इकोनॉमी है और पॉपुलेशन भी उनके पहले नंबर पर है। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हायर ग्रोथ रेट पॉपुलेशन यूएस इफेक्ट कर रही है, लेकिन वहाँ अभी पर- बहुत टाइम से उनकी हाई ग्रोथ रेट नहीं है। और उन्हीं उन्होंने का पहले भी सफर किया है इसकी वन वजह से। चाइल्ड अब पॉलिसी, अब इंडिया उन्होंने पहले भी सफर किया है सीन ये है कि उन और लोगों ने उन्होंने अपनी पाबंदी पॉलिसी, लगी है ग्रोथ के ऊपर, पॉपुलेशन पे पाबंदी उन्होंने लगाई गवर्नमेंट। उनकी जो पॉपुलेशन है, एक बड़ी पॉपुलेशन है, दुनिया के बड़े पॉपुलस कंट्रीज में है, वहां पे ग्रोथ भी उसी तरह से, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज भी उसी तरह से क्रिएट की हैं। उन्होंने अपने लोगों को भीख मांगना नहीं सिखाया, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए। उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई हैं, उन्होंने इनफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम अदर कंट्रीज जो है उसको ज्यादा किया। सही है, उनकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वो उसी तरह से है। उन्होंने फेवरेटिज्म पे काम नहीं किया, नेपोटिज्म पे काम नहीं किया। उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की है, उन्होंने अपने वीक एरियाज को टारगेट किया और उसके ऊपर काम किया है। उनके जिधर जिधर मिलिशिया ग्रुप्स थे वहां पे उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम किया। मिलिशिया ग्रुप्स मतलब जहां जहां पे कोई अपराइजिंग थी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ साथ बॉर्डर्स पे, वहां पे अपराइजिंग का खतरा था। कुछ मुस्लिम वहां पे पॉपुलेशन थी जिनकी राइट्स एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे, उन्होंने अपनी सारी इंडस्ट्री शंघाई से उठा के यहाँ पे लगा दी है। एक तो रीजन ये है उसकी कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगी अपनी एक्सपोर्ट्स की। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में डायरेक्टली उनकी प्रोडक्ट्स चली जाएंगी, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। दूसरी चीज ये है कि जहां पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है वहां पे अपराइजिंग नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट आती है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है। एग्जैक्टली ये वाला टॉपिक आपने इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ कैसे लिखना है, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, ये लिख लिया सबने। इसकी कोई फोटो ले ले, मैं कहती हूँ कि आपका एक ग्रुप बना दें, उस ग्रुप के अंदर शेयर कर लें। ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ इस तरह से लिखना है आपने, जिस तरह से पूरा एक ऐसे होता है उसी तरह से पैराग्राफ भी एक मिनी ऐसे आपका। आपका पैराग्राफ इस तरह से चलेगा। इसका पता है किसी को जिसने इकोनॉमिक्स या पढ़ी हुई है? प्रोडक्ट साइकिल का पता है किसी को? बड़ी ग्रोथ, प्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मेजॉरिटी, फिर डिक्लाइन। Exactly. फिर डिक्लाइन है, ये रिसेशन है आपका। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट मार्केट में एंटर होती है, इसको आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद ग्रोथ, जिसमें आप यहीं पे हिस्टोरिकल बैकिंग भी देंगे उसको। यहीं पे आप ये बताएंगे कि एविडेंस क्या है कि ये चीजें इस तरह से चल रही हैं। अब उस एविडेंस के अंदर आपका नेशनल लेवल का भी आ सकता है, डोमेस्टिक भी आ सकता है, रीजनल भी आ सकता है और इंटरनेशनल भी आ सकता है। टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने बताना है। अगर आपका कोई लोकल लेवल का टॉपिक है, सोसाइटल लेवल का टॉपिक है, तो आपकी कोई डोमेस्टिक एग्जांपल आएगी इसमें। अगर आपका कोई नेशनल लेवल का टॉपिक है, इकोनॉमी से रिलेटेड है या इस तरह का कोई टॉपिक है, तो आपकी नेशनल लेवल की कोई एग्जांपल आएगी। कंपैरेटिव एनालिसिस में आप अपनी रीजनल लेवल की एग्जांपल डाल सकते हैं उसमें। इंटरनेशनल लेवल पे डेफिनेटली आपकी रीजनल और इंटरनेशनल एग्जांपल्स आएंगी। इकोनॉमी पे अगर आप लिखेंगे तो आप कभी भी इंडिया, यूएस और चाइना को नहीं भूलेंगे। सही है। इंट्रोडक्शन के बाद आपकी हिस्टोरिकल बैकिंग हो गई, आपने एविडेंस लिख दिया, इट मींस आपने अपना हाफ पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया। यही पे आपकी ओपिनियन आएगी, उससे रिलेटेड आपकी ओपिनियन क्या है। देन आपका डाउन टर्न होगा, रिसेशन होगा, आप कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। उसके इफेक्ट्स लिखिए,
और देन कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि एंड पे आपने रेमेडी लिखनी होती है। सही है, लिखेंगे पैराग्राफ। मैम इस साइड से बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा, बोर्ड इज नॉट विजिबल फ्रॉम दिस साइड। वैसे अभी आप पहला पैराग्राफ जो लिखे उसका कोई 1 से 1.5 पेज लिख लें, ताकि आप थोड़ा सा कनेक्टिविटी आपकी बने, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो। कर लेंगे, पहला पैराग्राफ लिखेंगे, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को किस लेवल पे पढ़ाना है, मैंने किन चीजों को किस तरह से लेके चलना है। अगर तो टोटल आर्ग्यूमेंट्स मैंने यहीं पे डिस्कस करने हैं तो हमारा लेक्चर उसके अकॉर्डिंग हुआ करेगा। और अगर हम लोगों ने, आप लोगों को चीजें आती होंगी या आप लिखना जानते होंगे, तो फिर मैं सिंपल यहाँ पे आपको जो पूरा टॉपिक है वो एक्सप्लेन किया करूंगी और आप लिख के मुझे दिखाया करेंगे। सही है, जो टॉपिक की रेलिवेंस है उसको मेंटेन करने के लिए आप बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी थीसिस स्टेटमेंट यहीं पे बैठ के लिखेंगे मेरे सामने। सही है, गूगल से नहीं लिखना आपने, ये सोच के कि आपने कोई अपना इमेज बनाना है अपने बैचमेट्स की नजरों में या मेरी नजरों में। मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि आपको लिखना आ जाए। अगर आप लिखेंगे, मैं चेक करूंगी, आपकी मिस्टेक्स निकालूंगी, तो एट द एंड ऑफ द डे बच्चा चलना शुरू करता है तो गिरता है और आहिस्ता आहिस्ता भागना शुरू कर देता है। आपकी पहले मिस्टेक्स होंगी, आहिस्ता आहिस्ता स्मूथनेस आती जाएगी आपकी राइटिंग में। सही है, ठीक है। ऑनलाइन वाले आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं, ये लिख लें। जो जिस पे पैराग्राफ आपने लिख के लाना है, जो टॉपिक स्टेटमेंट है आपकी। कल क्लास है, जी आपकी ओपिनियन ही होती है ना जो आप सारा लिखते होते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है उस टॉपिक पे? आप कोई स्कॉलरली राइटिंग तो नहीं लिख रहे या किसी और की ओपिनियन तो नहीं लिख रहे, आपकी अपनी ओपिनियन है उस टॉपिक को लेकर, तो वहां पे आप ये बता सकते हैं। कोई भी टॉपिक है उसके बारे में बता मैडम जब ये रीजनल या इंटरनेशनल लिख रहे हैं वहां पर तो दे सकते हैं। वो एग्जाम्पल मैंने बताई आपको कि आपने अगर कोई एग्जाम्पल देनी है तो एग्जाम्पल देने का तरीका क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं वो किसी भी जगह पे कोई भी एग्जाम्पल लिख देते हैं। लाइक पाकिस्तान की अगर बात हुई या किसी गांव की, पंजाब की बात हो, तो वो उसमें चाइना की एग्जाम्पल लिख देंगे तो वो कोई सूट नहीं करेगी, क्योंकि चाइना की नॉर्म्स बिल्कुल अलग है, उनकी वैल्यूज अलग है, उनकी इकोनॉमी अलग है, उनकी गवर्नमेंट अलग है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम सेपरेट है। हम पंजाब की अगर बात करेंगे तो अपने दूसरे प्रोविंसेस की बात करेंगे, या हम बांग्लादेश और इंडिया की बात करेंगे जिनकी कंडीशंस हमारी जैसी हैं। ठीक है, सर से पूछ लेते हैं कि नेक्स्ट आपका लेक्चर कब है, तब मुझे लिख के आप चेक करवा दें कि इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। 25 मार्क्स का आपका ऐसे है, इसमें अगर आप पैराग्राफ राइटिंग पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने जो शॉर्ट एसेज हैं वो कंप्लीट फुल लेंथ लिखना शुरू कर देंगे। 3 से 4 आर्ग्यूमेंट्स में आपका ऐसे कंप्लीट हो जाना। सही है, इस टॉपिक के लिए वैसे आपको मैं फुल लेंथ जो बुक्स हैं वो रिकमेंड नहीं करूंगी। मैं ये बोलूंगी कि आप जो रिव्यूज हैं वो देखें। वुडरो विल्सन सेंटर पे पड़े हुए हैं बहुत सारे रिव्यूज। नहीं, यूट्यूब पे चैनल है। बुक बड़ी है, ठीक है। वुडरो विल्सन सेंटर है, बुक बड़ी है, जहाँ पे रिव्यूज पड़े हैं। बहुत सारे रिव्यूज ऐसे जैसे फेमस बुक्स हैं 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी, ये वो जो हरारी है, युval नोआ हरारी, उसका अपना रिव्यू पड़ा है किसी चैनल पे जो यूट्यूब का चैनल है, आप उसका वो रिव्यू देख सकते हैं। मैडम आपने व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप का बना लेते हैं, मैं कहती हूँ तो मुझे ऐड करते हैं उसमें। इंग्लिश ऐसे का बना लेते हैं। ठीक है, इसमें मेरा नाला पड़ा हुआ गवर्निंग नॉन गवर्नेबल जो डॉक्टर इशरत हुसैन की है, वो थोड़े से टाइम का। बुक बडी पे भी मेरे ख्याल है 15 से 20 मिनट का एक बुक रिव्यू होता है, वो आप आराम से देखें, उसको सेपरेट से लिख लें और उसके बाद आप उसको उस बुक को गूगल भी कर सकते हैं। और डिफरेंट जेनरेस के लिए आप डिफरेंट अपने अगर नोट्स बनाना चाहते हैं अपने नॉलेज के लिए,
तो बुक्स को इस तरह से, उनके रिव्यूज इस तरह से देखें कि साइकोलॉजी की अलग देखें, साइंस एंड फिक्शन अलग देख लें, जो सोसाइटल बुक्स होती हैं, जो इकोनॉमिक बुक्स होती हैं, उनको अलग लिख लें। उनके रिव्यूज जो हैं वो 1 by 1 अपने जो रजिस्टर बनाएंगे उसके ऊपर लिखते रहें, आपको चीजों की समझ आ जाएगी। फॉरेन पॉलिसी पे देखना चाहते हैं, वो अब्दुस्तार की बुक है फॉरेन पॉलिसी, वो अच्छी है। नेशन या नेशनलिज्म पे क्या वो नजर नहीं आ रहे ना ऑनलाइन क्लास में। बुक्स हैं जिनको सजेस्ट किया जाता है पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड, लेकिन मैं फुल बुक आपको इस वजह से नहीं बोलूंगी क्योंकि जीके पे भी आप लोगों ने काम करना है। तो अगर आप सिर्फ रिव्यू भी देखते हैं तो आपकी अच्छी ग्रिप हो जाएगी। आपको आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, वो रिव्यू से भी आपके पास आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे। सही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से।